पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में बात की और फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट के बारे में बात की, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस देखे। आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एकदम एलिमेंट्री चीज़ें जो हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फायरवॉल्स और वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे और समझेंगे कि इनका क्या महत्व है नेटवर्किंग में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फायरवॉल से। फायरवॉल के बारे में मैं पहले भी आपको थोड़ा सा एक बताया था कि फायरवॉल क्या होती है, कैसे काम करती है। आज हम फायरवॉल के बारे में हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। जहाँ तक हमने पहले से किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फायरवॉल नेटवर्क एंड प्रोटेक्शंस को ओपन करना। कीवर्ड डालिए फायरवॉल सर्च बॉक्स में, तो आपको फायरवॉल ओपन हो जाएगा। और ये फायरवॉल जब ओपन होगा तो उसके अंदर, जैसे हम पिछली बार डिस्कस किए थे, कि दो चीज़ें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ट्रैफिक दो तरह का होता है। एक होता है जो सिस्टम से बाहर जाएगा और जो सिस्टम के अंदर आएगा। तो ये खुल गया। इसके अंदर हम एडवांस सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और एडवांस सेटिंग्स के अंदर चल के हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह के सेटिंग्स इसके अंदर है। तो जैसा हमने पहले भी देखा था, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हम इनबाउंड रूल्स बोलते हैं, कि इन नियम को फॉलो करते हुए नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा पैकेट इंटर करते हैं। और दूसरा होता है आउटबाउंड रूल। तो आउटबाउंड रूल के अनुसार हमारे सिस्टम से, हमारे कंप्यूटर से, हमारे लैपटॉप से डेटा बाहर इंटरनेट में जाता है। तो इन दोनों का हम एक छोटा छोटा डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं तो चीज़ें एकदम क्लियर होगी। और क्योंकि दो सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें एक और सिस्टम चाहिएगा जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करके इसी स्क्रीन पे रखता हूँ। तो ये एक दूसरा कंप्यूटर है, इसके अंदर हम रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम पहले भी देखें, पहले लेक्चर में आईपी एड्रेस डालूंगा, यूज़र नेम डालूंगा, इसका पासवर्ड डालूंगा, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे खुल जाएगा। ऑलरेडी मैंने पासवर्ड वगैरह एंटर कर रखा है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि उस सिस्टम पे अनदर यूज़र लॉगिन है। मैं फोर्सफुली लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि एनपी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस है। तो ये जो दूसरा सिस्टम है वो सिस्टम यहाँ पे खुल गया। इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हम समझ ले क्या है। तो इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, है ना। मतलब मेरी स्क्रीन पे अभी आप जो सिस्टम देख रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है? ये एक दूसरा सिस्टम है जिसका आईपी एड्रेस 172.168.15.209 है। कंफर्म कर लेते हैं। कैसे करेंगे कंफर्म? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और इसका आईपी एड्रेस देखेंगे तो आईपी कॉन्फिग इज द पासवर्ड इज द कमांड, इसमें डालेंगे तो ये हमारा इसका पूरा डिटेल आ गया कि जिस सिस्टम का रिमोट डेस्कटॉप मैंने खोला है, इस सिस्टम का एड्रेस 172.16.15.209 है और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है और इसका दूसरी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ गई। तो इसको अब मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये वाली जो स्क्रीन है, ये यहाँ पे ये रिमोट डेस्कटॉप स्क्रीन है दूसरे सिस्टम, और ये जो स्क्रीन है ये मेरी स्क्रीन है मेरे सिस्टम की। तो यहाँ पे भी अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूँ तो चीज़ें आसान रहेगी। तो ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये वाला मेरे सिस्टम का, इस पर भी मैं देखता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड चलाता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग कमांड जब मैंने चलाया तो इसने पहले मुझे अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताया कि इसके अंदर क्या क्या है।
तो क्योंकि मेरे इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे अडेप्टर लगे हैं तो सबकी स्टेटस ने बताई, लेकिन हम अभी यहाँ पे फिलहाल में ये चीज़ देख सकते हैं। इथरनेट अडेप्टर जो है उसका मेरा आईपी एड्रेस है 172.16.15.36। तो आप ये दोनों चीज़ लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। एक सिस्टम, मेरा सिस्टम है ये वाला, इसका आईपी एड्रेस है 172.16.15.36। दूसरा सिस्टम ये वाला है जो कि कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है, इसका आईपी एड्रेस 172.16.15.209 है। और ये सिस्टम पे मैंने रिमोट लॉगिन कर रखा है, इसीलिए आपको मेरी स्क्रीन पे दोनों सिस्टम का जो डेस्कटॉप है वो दिख रहा है। तो ये मेरा डेस्कटॉप है, इसको मैं मिनिमाइज करूंगा तो ये जितना दिख रहा है ये सब मेरा डेस्कटॉप है। और अगर रिमोट लॉगिन वाला मैं ओपन अप करता हूँ तो आपको रिमोट लॉगिन वाला ये डेस्कटॉप दिखेगा। इसको फुल स्क्रीन कर लूंगा तो ये उनका डेस्कटॉप। तो ये वाले कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली ये कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है और कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है। तो इसको मैं वापस से मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको समझ सके, देख पाए। तो इंटरनेट के अंदर एक बहुत ही आसान कमांड है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पिंग कमांड, जिसका हमने पिछली बार भी डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो ये पिंग कमांड जो है ये उस सिस्टम से एक इको पैकेट भेजता है जिससे भी आपको कम्युनिकेट करना है। जैसे मान लो मैं अपने सिस्टम से इस सिस्टम को भेजता हूँ, तो इसका आईपी एड्रेस है क्या है 172.16.15.209। मतलब मेरा जो सिस्टम है जिसका आईपी एड्रेस 36 है, उससे मैं ये 209 वाला जो सिस्टम है, मतलब ये वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर पिंग कर रहा हूँ। पिंग करने का मतलब क्या होता है, मेरा सिस्टम इस सिस्टम को एक इको पैकेट भेजेगा। इको पैकेट मतलब एक सिंपल पैकेट, आप समझ सकते हैं। और वो जब भी इसको इको पैकेट मिलेगा तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो इसमें फॉलो होता है उसके अनुसार इसको अपना इको का रिप्लाई करना, उसको इको रिप्लाई बोलते हैं। तो अगर ये दोनों पैकेट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं मतलब कि नेटवर्क इनका थ्रू है, दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है एप्लीकेशन। तो पिंग किया मैंने, इसके अंदर आप देखेंगे कि जनरल फेलियर बता रहा है। मतलब ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम यहाँ को पिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस सिस्टम से देखता हूँ कि इससे अगर मैं पिंग करूंगा तो ये वाला सिस्टम पिंग हो रहा है क्या। तो इससे मैंने पिंग किया, किस सिस्टम को किया, इस सिस्टम को किया 172.16.15.36। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि ये जो रिमोट सिस्टम है ये मेरे सिस्टम को पिंग कर पा रहा है, लेकिन मैं इस सिस्टम को पिंग नहीं कर पा रहा हूं। तो ये बड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ से जो पैकेट वो रिमोट सिस्टम भेज रहा है मेरे सिस्टम पे, वो तो आ रहा है मेरे पास। ये आप देखिए, इसने मेरे सिस्टम को एक इको पैकेट भेजा और मैंने यहाँ से रिप्लाई दिया। ऑटोमेटिकली आईसीएम प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ये इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन जब हम इधर आ रहे हैं तो इधर देख रहे हैं कि ये तो जनरल फेलियर बता रहा है। तो ये जनरल फेलियर क्यों बता रहा है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने अपने फायरवॉल की सेटिंग इस तरह से कर रखी है। अब मैं अपनी फायरवॉल की सेटिंग चेंज करता हूँ। तो फायरवॉल की सेटिंग कैसे चेंज करूंगा, इसके अंदर आप देखिए कि मैं जाऊंगा, यहां से डाटा जो है बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तब ये फेल बता रहा है। इस दूसरे रिमोट से आ रहा है, आना अलाउड है, जाना अलाउड नहीं है मेरे सिस्टम की सेटिंग के अंदर फिलहाल में। ठीक है, तो मुझे कौन सा रूल देखना पड़ेगा, आउटबाउंड रूल। आउटबाउंड रूल की सेटिंग इस तरह से फिलहाल में मेरे सिस्टम पे है कि वो ये जो बाहर जाने वाला ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो मैं देखूंगा कौन सा प्रोटोकॉल मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आके हमने प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया, आउटबाउंड रूल सिलेक्ट किया पहले, फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया। प्रोटोकॉल में आके आप देखिए यहाँ पे
ये जो एक नेटवर्क कनेक्शन है, ये वाला आप देखिए ICMP V4 प्रोटोकॉल, ये वाला IP एड्रेस जो है, इससे मैं रिमोट एक्सेस कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने इसको फिलहाल में ब्लॉक कर रखा है, ठीक है ना। ये वाला मैंने एक्शन क्या है, इसकी एक्शन ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक को जब मैं इनेबल कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक था कनेक्शन, मैंने इसको अलाउ द कनेक्शन किया। जब मैं अलाउ द कनेक्शन करके इसको अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, तो अब आप देखिए ये वाला जो कनेक्शन है अब ये अलाउ हो गया है, ठीक। तो आउटबाउंड रूल किस तरह से काम करते हैं, उस हिसाब से अब इसको फॉलो करके अब ये देखते हैं क्या करता है। तो अब ये पहले जनरल फेलियर बता रहा था, मैं वापस से यही वाला कमांड यहाँ पे रन करता हूँ, चलाता हूँ, देखिए तो ये चालू है। तो फायरवॉल से इस तरह से हम जिस तरह की चाहे उस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर नया रूल बनाने की भी परमिशन है। आप किस तरह का रूल बनाना चाहते हैं, किसके लिए बनाना चाहते हैं, प्रोग्राम के लिए होगा, पोर्ट के लिए होगा, प्री डिफाइंड सिस्टम होगा, कस्टमाइज्ड होगा, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर डिफरेंट फिल्टर इसके अंदर कर सकते हैं। आप फिल्टर बाय प्रोफाइल करेंगे, फिल्टर बाय स्टेट करेंगे, या फिल्टर बाय ग्रुप करेंगे, या क्या करना चाहते हैं। तो फायरवॉल के अंदर एक लंबी सेटिंग्स का प्रोविजन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में कितने रूल्स इसके अंदर डिफाइंड है। इतने सारे आउटबाउंड रूल, हर चीज के लिए आउटबाउंड रूल यहाँ पे देख रहे हैं। जब भी हम किसी नए प्रोग्राम का इंस्टॉलेशन करते हैं, नए सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस का एक जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इसीलिए कंप्यूटर आपसे पूछता भी है कि करना है कि नहीं करना है। तो वो उसके अंदर फायरवॉल की सेटिंग भी कर सकता है। तो कोई सिस्टम अगर आपने, कोई प्रोग्राम अगर आपने इस तरह का अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया है, जिसको कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको इंस्टॉल करने के बाद एक बार हम फायरवॉल की सेटिंग देख सकते हैं कि वो जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कहीं बाहर कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा है, कहीं उसने अपने फायरवॉल को इनेबल डिसेबल तो नहीं किया है। और इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है। जैसे इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि इतने तरह तरह के सब हैं, अब मैं एक एक चीज़ को इसमें से देख के समझ सकता हूँ कि ये जो नेटवर्क डिस्कवरी है इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। जितने प्रोटोकॉल मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मुझे मालूम है कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी बाहर जाके, बाहर वाले नेटवर्क से, इंटरनेट से। तो इट्स फाइन। कोई अगर किसी तरह का फिशी है एरिया, तो उसको हम देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा आउटबाउंड रूल का सिस्टम। अब हम देखते हैं इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल के अंदर अगर मैं इसी तरह का एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाऊं, तो मैं ये बोलूँगा कि मैं प्रोटोकॉल पे आया, मैं देखा कि ICMP V प्रोटोकॉल मुझे देखना है, और ये देखना है मुझे प्राइवेट पब्लिक के लिए, और इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो इसको एडिट करके मैंने इनबाउंड के अंदर ब्लॉक कर दिया, ओके। इसको अप्लाई किया, इसको ओके कर दिया। तो ये कोर नेटवर्किंग आप देखें कि इसको मैंने अब ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से क्या होगा, ब्लॉक करने से जब मैं यहाँ से इसको पिंग करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो सिस्टम है, ये 209 को मैंने जो ब्लॉक किया है, उसको पिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने उधर से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक किया है। अपने यहाँ से जो ट्रैफिक जाना है, मेरे सिस्टम से जो सिस्टम पे जाना है, उसको ब्लॉक नहीं किया है। तो वो तो चलेगा। और इसीलिए दोनों अलग अलग है, इनबाउंड का अलग सेट होता है, आउटबाउंड का अलग हो सकता है। तो आप जिसको पैकेट भेज सकते हैं, उससे रिसीविंग को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। फायरवॉल के अंदर इस तरह का प्रोविजन अलग अलग किया गया है, इनबाउंड रूल अलग है, आउटबाउंड रूल अलग है। तो अब मैं दूसरे सिस्टम पे जाता हूँ। ये रिमोट लॉक डेस्कटॉप वाला जो मेरा सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। यहाँ पे अब मैं वापस से पिंग करता हूँ अपने सिस्टम को। इसको जब मैंने अब पिंग किया, तो आप देखिए क्या हो रहा है। ये बोल रहा है रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। क्यों टाइम आउट हो गई? अभी 2 मिनट पहले तो ये पिंग कर रहा था। क्योंकि ये जब पैकेट यहाँ से भेजता है फायरवॉल को,
तो मेरी फायरवॉल, मेरे सिस्टम की फायरवॉल अब इससे पैकेट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो सीधे चारों पैकेट को डिस्कार्ड कर देती है। 4 पैकेट जो विंडोज भेजता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत, वो चारों पैकेट को इसने सिंपली डिस्कार्ड कर दिया मेरे सिस्टम ने। क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने उसे बोला ऐसा करने के लिए। कैसे बोला? अपना नियम बना के बोला। तो ये जो नियम मैंने यहाँ पे बनाया था कि इसको ब्लॉक कर दूं, तो कोई भी सिस्टम मेरे सिस्टम को अब पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सभी को ब्लॉक कर लिया। इसको अगर मैं जाके वापस से अलो कनेक्शन कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। वापस से मैं इसको देखूंगा, अब वापस से यहाँ पे आके रिमोट सिस्टम से इसको अगर मैं पिंग करूंगा, आप देखिए तुरंत इसने रिप्लाई वापस से देना चालू कर दिया। तो तुरंत आप फायरवॉल में जैसे ही किसी भी तरह की कोई सेटिंग करते हैं, आप तुरंत इसको देख सकते हैं कि सिस्टम आपका उसी तरह से अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। पूरा कंप्रेहेंसिव करने की जगह अगर मैं इसके अंदर केवल एक लिमिटेड स्कोप में करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अभी एनी आईपी को कर रखा है। मैं इसके अंदर अगर एक आईपी इसका ऐड कर दूँ, जो कि अभी मेरे पास है 172.16.15.209, ये दूसरा सिस्टम है जिसका मैंने रिमोट डेस्कटॉप लॉगिन से लॉगिन कर रखा है। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये इनबाउंड रूल है। इस इनबाउंड रूल के अंदर आप देखिए कि ये जो है मैंने इसके अंदर इस पर्टिकुलर सिस्टम को इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए रूल बनाया है। क्या रूल बनाया है? कि ये सिस्टम मुझे पिंग कर सकता है, ठीक है, जब भी आएगा तो ये मुझे पिंग कर लेगा। अभी मैं इसके अंदर इसकी परमिशन को अलाउ से ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक। तो अब ये जो सेटिंग है ये पर्टिकुलर इस सिस्टम के लिए होगी। तो इस सिस्टम के द्वारा अगर मुझे पिंग किया जाएगा या कोई भी पैकेट भेजा जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन दूसरे सिस्टम मुझे कर सकते हैं, है ना। दूसरे कोई भी सिस्टम से अगर मुझे पिंग किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर, इस मेरे इंट्रानेट के अंदर, ट्रिपल आईटी नेटवर्क के अंदर, तो दूसरा कोई भी सिस्टम मुझे पिंग करेगा तो वो होगा। लेकिन ये वाला सिस्टम जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया है 209 जिसका आईपी एड्रेस है, अब वो मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक किया है। तो इस तरह से फायरवॉल का एक नियम इनबाउंड और एक नियम आउटबाउंड, ये दोनों मैंने आपको डिमोस्ट्रेट करके बताया है एकदम आसान पिंग कमांड के द्वारा, आईसीएमपी कमांड के द्वारा। और किसी भी दूसरे प्रोटोकॉल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी सारी कमांड्स हैं यहाँ पे इनबाउंड के अंदर, आउटबाउंड के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे कमांड्स हैं, इतने सारे। आप किसी भी आप प्रोटोकॉल्स में देख सकते हैं, आईसीएमपी के लिए हमने टेस्ट किया, दूसरा कोई प्रोटोकॉल है, दूसरी कोई एप्लीकेशन है, तो इन सब के लिए हम इनकी जो सेटिंग्स है उनमें इस तरह के माइनर चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, अपने हिसाब से नया आउटबाउंड या इनबाउंड रूल बना सकते हैं। किसी भी रूल को हम यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रखा है डिसेबल रूल, यहाँ पे है। यहाँ पे तो आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे जाके कर ही सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स भी यहाँ पे है जिनको कर सकते हैं। तो एक पूरा सिर्फ फायरवॉल को एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में भी अगर हम कर करके देखेंगे, तो आप देखेंगे हर बार जब भी आप इस तरह का एक डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। हीट एंड ट्रायल करिए, अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करिए, अलग अलग चीज़ों को करके देखिए, इनबाउंड रूल को करके देखिए, आउटबाउंड रूल को करके देखिए, उनका इम्पैक्ट देखिए, नया रूल बनाइए, उसका इम्प्लीकेशन देखिए क्या आ रहा है, और आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं, विंडोज प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं। तो ये तो फायरवॉल के बारे में बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है, इसके अंदर तीन वर्ड, वर्चुअल, प्राइवेट और नेटवर्क, तीनों ही अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है।
क्योंकि इंटरनेट की वल्नरेबिलिटीज की सिक्योरिटी की हम लोग बातें कर रहे हैं, ये पूरा कोर्स उसी पे चल रहा है। और इस सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो उससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि कोई भी बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज हो या कोई और इस तरह का मैटर हो, उसको उपयोग में करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोविजन चाहिए, और वही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ये आपकी जो इंट्रानेट सर्विसेज हैं उसको इंटरनेट के थ्रू असेस करने का एक माध्यम है। इसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं, आप एकदम हाई लेवल के प्रोटोकॉल्स है, और इसको उपयोग करना बहुत ही आसान भी है। जिस तरह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उस तरह से ही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के भी प्रोवाइडर्स हैं। कोई भी व्यक्ति किसी एक प्रोवाइडर से अपना एक वीपीएन अकाउंट क्रिएट करवा सकता है, और ये जो वीपीएन अकाउंट होता है इसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो यूज कर सकता है। तो जैसे अगर हम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का एग्जांपल लें, हमारे पास अपना एक खुद का वीपीएन सर्वर है, क्योंकि हमारे इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं देना चाहते, हमारे पास रखते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो अगर मैं ट्रिपल आईटी छोड़ के बाहर चले जाऊंगा, किसी वेकेशन पे गया हूँ या किसी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ या कोई काम है, तो मैं फिर ये इंटरनेट पे जो सर्विस अवेलेबल है इसको कैसे यूज करूँगा? या जैसे कंपनीज अपना वर्क फ्रॉम होम आजकल दे रही है, तो जब आप कंपनी के प्रीमाइसेस में हैं तब तो आप उनके इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। अब कंपनी ने बोल दिया आप घर जाए, घर से काम कर सकते हैं, तो आपको इंटरनेट यूज करना है। इंटरनेट सिक्योर नहीं है। तो ऐसी सभी कंपनीज भी अपना अपना वर्चुअल नेटवर्क जो है, वीपीएन जो है, उसके थ्रू अपने अपने एम्प्लॉयज को एक असेस देती है, ताकि वो अपने इंटरनेट पे लॉगिन कर सके, उस पर काम कर सके, इंटरनेट पे जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज कर सके। और यही इसकी सबसे बड़ी यूटिलिटी है। बैंकिंग जितनी भी होती है, जितने भी बैंक अलग अलग पूरे देश भर में फैले हुए हैं, सभी ब्रांचेस से लोग वीपीएन के थ्रू अपने कोर नेटवर्क में जुड़ते हैं, ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। तो वीपीएन की अपने आप में बहुत वाइड यूटिलिटी है, और इसीलिए बहुत सारे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसके अंदर ये डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, हम उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और ये काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छे से सर्विसेज दे रहे हैं। वीपीएन को यूज करने के लिए आपके मशीन पे एक क्लाइंट आपको डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे ओपन वीपीएन एक क्लाइंट हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि विदाउट वीपीएन जब आप अपने प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू, जैसे हम लोग अपने नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा एक प्रॉक्सी सर्वर है, उसके थ्रू एक्सटर्नल वर्ल्ड में ट्रैफिक जाता है। तो किस तरह से कम्युनिकेशन होता है इसको थोड़ा समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक पीसी जिसका कि आईपी एड्रेस ये है, आप जैसे मेरा पीसी का एक आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया था 172.168.15.36, वैसे ही एक पीसी का ये आईपी एड्रेस है। तो इस पीसी को जब इस सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो ये कैसे कम्युनिकेशन पैकेट्स भेजता है, बनाता है। तो ऊपर तो एप्लीकेशन से आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर होगा, टीसीपी होगा, पोर्ट के थ्रू नेटवर्क लेयर पे आएगा, फिर नेटवर्क लेयर से होगा। तो ये टीसीपी पैकेट्स यहाँ पे एक बताया मैंने आपको कि टीसीपी सेगमेंट कैसे होता है। ये टीसीपी सेगमेंट जब नेटवर्क लेयर में आता है, आईपी लेयर में आता है, उसके बाद फिर ये चीज़ें शुरू होती है। नेटवर्किंग का पूरा काम नेटवर्क लेयर के पास है। तो ये जो पीसी का आईपी एड्रेस है, ये पीसी का आईपी एड्रेस सोर्स एड्रेस हो गया। ये सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन क्या है, ये वाला डेस्टिनेशन इस सर्वर के पास इसको जाना है। तो इसने बताया कि मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरा आईपी एड्रेस ये है, मुझे इस सर्वर के पास जाना है। किसको बताया? अपने राउटर को बताया। इस राउटर का आईपी एड्रेस ये। तो ये तो एक इंटरनल इसका है, ये तो एक्सटर्नल के लिए कोई
उतनी वैल्यू नहीं रखता। तो इसने क्या किया कि इसने यहाँ पे अपना सोर्स एड्रेस चेंज किया। किसका डाला? खुद का डाला। इसका ये हटा दिया। क्यों हटा दिया? लोकल एड्रेस है इसका, तो कोई यूनिवर्सल ग्लोबल यूनिक आईपी तो है नहीं, लोकल पे यूनिक आईपी है। तो वो तो ग्लोबल यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए इंटरनेट पे ट्रैफिक के लिए। तो ये राउटर का अपना जो आईपी है वो आईपी इसने सोर्स आईपी डाला, और डेस्टिनेशन जो है वो सेम रखा, क्योंकि इसको तो इससे कम्युनिकेट करना था। और राउटर के पास अपनी मैपिंग है, इस पैकेट को यहाँ से रिसीव हुआ है वो मालूम है इसको, अपनी टेबल में उसने नोट कर रखा है। तो यहाँ से जब ये गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, जिसका क्या आईपी एड्रेस ये था, ये क्या करेगा? ये देखिए, इसका काम सिंपल इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देना होता है इस तरफ, और राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू अल्टीमेटली ये यहाँ पे पहुंचता है। तो ये जो डेस्टिनेशन है, अब ये उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो स्टेप 4 के अंदर आप देखिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्स है तो इसका सोर्स एड्रेस ये हो जाएगा, और इसका डेस्टिनेशन क्या रहेगा? जिस सोर्स से आया था। तो इस सर्वर के लिए यही एंड पॉइंट है, ये सर्वर के लिए केवल यही एंड पॉइंट है। इसको लग रहा है ये इसी से कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसने अपना जो भी रिस्पॉन्स इसने मांगा था उसके हिसाब से ये यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से ये राउटर पे आ गया। फिर राउटर का काम होता है कि वो अपना आईपी एड्रेस हटा के, और इस चीज़ को अपने टेबल में जो उसने इंफॉर्मेशन मेंटेन की है उस टेबल के हिसाब से इस पैकेट को यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे राउट करे। जो उसने किया, इसने बताया कि सोर्स ये वाला है जिससे आपने मांगा था, और ये वाला मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से 6 स्टेप के अंदर, ये 6 स्टेप के अंदर पूरा पैकेट यहाँ से यहाँ जाता है, और यहाँ से लौट के फिर वापस इसके पास आता है। ये तब होता है जबकि आपका वीपीएन आप यूज नहीं कर रहे। जब आप इस प्रोसेस को हमने पहले भी समझा। अब हम देखते हैं कि वीपीएन जब यूज करते हैं तब क्या होता है। तो जब वीपीएन यूज किया जाता है तो आप देखिए कि आपका कंप्यूटर जो है उसको सबसे पहले तो एक वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। ये जो वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू अब कम्युनिकेशन होता है। तो ओपन वीपीएन जैसे हमने अपने बताया वो हम यूज करेंगे, बताता हूँ मैं डेमोन्स्ट्रेशन में आपको। पहले हम समझ ले प्रोसेस क्या है तो चीजें क्लियर हो जाएगी। वीपीएन क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आपको वीपीएन सर्विस चाहिए। किससे चाहिए? क्लाइंट है तो कोई एक सर्वर भी होगा, ये आपका वीपीएन सर्वर है। तो बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसी तरह से वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। हमारे यहाँ पे ट्रिपल आईटी में हमने अपना वीपीएन बना रखा है, हमारा खुद का एक वीपीएन है, हमारे खुद के अंदर के लोगों को सर्व करने के लिए, अपने यूजर के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए। लेकिन पब्लिक डोमेन में भी ये सर्विस अवेलेबल है। तो आपने एक वीपीएन सर्वर से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे मैंने ले रखा है अपने इंस्टीट्यूट के वीपीएन से। तो वो कैसे काम करता है पहले हम वो समझ लें, फिर डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो अब क्या होगा, ये जो वीपीएन क्लाइंट है, ये जो डेटा जनरेट हुआ है, ठीक है, ये डेटा जनरेट किया है, ये जो पैकेट जनरेट किया ये इस वीपीएन क्लाइंट ने जनरेट किया। ओरिजिनली जो डेटा जनरेट हुआ था वो वाला डेटा ये जनरेट हुआ था कि मेरा ये सोर्स आईपी है और मैं इस डेस्टिनेशन आईपी को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। कौन सा डेस्टिनेशन आईपी है? ये वाला डेस्टिनेशन आईपी। इस पीसी ने बोला कि मैं इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, एक पैकेट उसने भेजा कि मुझे वहां भेजना है। तो ये जो पीसी है ये इस क्लाइंट को देगा सबसे। ये क्लाइंट का काम क्या है? इस क्लाइंट का काम है इसको इनकैप्सुलेट कर देना, टनलिंग करना। इस पूरे को इनकैप्सुलेट कर दिया उसने, और यहाँ पे अपना एक दूसरा लगाया इसने अपना। तो यहाँ पे इसने इसको करने के बाद इसको राउटर को दिया, राउटर में गया तो राउटर के अंदर ये वाली चीज इनकैप्सुलेट हो गई, उसने अपना लगा दिया। फिर यहाँ से ये आईएसपी में चला गया, आईएसपी से वीपीएन सर्वर पे चला गया। अब वीपीएन सर्वर ने देखिए क्या किया, ये जो डेटा जनरेट हो रहा है अब वीपीएन सर्वर अपने आईपी एड्रेस के थ्रू इसको कम्युनिकेट कर रहा है।
तो वीपीएन सर्वर ने अपना आईपी एड्रेस के थ्रू इसको कम्युनिकेट किया, इसने अपने नेटवर्क के थ्रू इसको कम्युनिकेट कर दिया। तो ये जो सोर्स एड्रेस था अब यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस बन गया है, इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो सोर्स एड्रेस बन गया है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स है। और ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है अब? ये वीपीएन से कम्युनिकेट कर रहा है। और ये वीपीएन जो है फिर इस राउटर से कम्युनिकेट कर रहा है, और ये जो राउटर है वो इससे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन पैकेट जो है वो इनकैप्सुलेटेड है। पैकेट जो है वो इनकैप्सुलेटेड है। तो ये जो इनकैप्सुलेशन सर्विसेज है वीपीएन के द्वारा, इस इनकैप्सुलेशन सर्विस से ही आपको रोबस्टनेस मिलती है। लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से पैकेट आ रहा है, क्या हो रहा है। किसी ने अगर आपका पैकेट ले भी लिया इनक्रिप्शन अगर, तो बहुत सारे इनक्रिप्शन जो हैकर्स के टूल रहते हैं वो फेल भी हो जाते हैं इसको करने में। तो इनक्रिप्शन भी है, राउटिंग भी है, और इस पूरे को आपने प्राइवेट बना लिया, इसी के लिए इसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलो। तो वीपीएन का डेमोन्स्ट्रेशन देखने के पहले हम लोग ये भी समझ लें कि वीपीएन की लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशन वीपीएन की जो अच्छाइयाँ हैं, जो फायदे हैं, वो तो मैंने अभी आपको बताया, हम डेमोन्स्ट्रेशन पे भी करेंगे। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। वीपीएन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको वायरसेस से प्रोटेक्ट कर लेगा। वीपीएन जो है वो आपके टारगेट एड्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये जो कुकीज है जो कि ये टारगेट एड्स को पुश करती है, उसको ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। और वीपीएन से ही, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स आजकल वीपीएन से हो रहे हैं। तो इसके अंदर भी लगातार लोग इसको बग क्रिएट करने की, सिक्योरिटी फ्लॉज करने की कोशिश करते रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, ताकि जितने लेटेस्ट बग्स और ये सिक्योरिटी फ्लॉज मिलते जाते हैं उसको फिक्स करते जाते हैं। और इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि जितने लोग वीपीएन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनसे कनेक्शन लेने के पहले थोड़ा थोरोली उनके बारे में देख भी लेना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, उसको देख लेना चाहिए, तो डेटा लीक नहीं हो। बाकी वो एड के कंपनी से अगर उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है और इस तरह का उन्होंने आपके अंदर किया है, कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपको डेटा देते समय कम रेट पे डेटा दिया है, तो वो आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को उनको दे भी सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि क्या आपको सूटेबल है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप करना नहीं चाहते हैं। बाकी वीपीएन कैसे काम करता है, इसको डिमोन्स्ट्रेशन के लिए अब हम 3-4 चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसको बंद कर देते हैं अभी। सबसे पहले हम इसके अंदर जाते हैं। अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको मैं देखता हूँ। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम का मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, आईपी कॉन्फिग। तो मैंने इसके अंदर देखा कि मेरा आईपी एड्रेस 172.16.15.36। अभी मैं देखता हूँ कि ये अपने आप को पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, पिंग। तो ये सिस्टम अपने आप को पिंग कर पा रहा है, मतलब इसका अडेप्टर एकदम ठीक है। और ये सिस्टम जो है एक दूसरे सिस्टम को भी पिंग कर पा रहा है, जिसका कि आईपी 209 है, मतलब इसका नेटवर्क कनेक्शन भी ठीक है। स्विचेस वगैरह के थ्रू जो मूवमेंट होता है वो भी ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि वीपीएन की यूटिलिटी तब है जब आप नेटवर्क के बाहर से अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, वो चीज ये करनी पड़ेगी कि मेरा ये जो इंटरनेट ट्रिपल आईटी लेन के थ्रू मुझे मिल रहा है, इसको पहले मैं डिसेबल कर दूं। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिसेबल करूं, तो मैं इथरनेट पे गया और इथरनेट कार्ड को मैंने डिसेबल कर दिया। ठीक है, ये इथरनेट कार्ड जब डिसेबल्ड हो गया, इसका मतलब जो वायर्ड कनेक्शन मेरे पास था लेन का, अब वो मेरे सिस्टम पे नहीं है। कंफर्म भी कर सकता हूँ कि जब मैं इसके अंदर पिंग कर रहा हूँ
जो अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लेन कार्ड ही काम करना बंद कर दिया है। मैंने खुद उसको डिसेबल किया है अभी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। अच्छा, जब लेन कार्ड डिसेबल हो गया है तो क्या ये अपने आप खुद को पिंग कर सकता है? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंदर जैसे इको पैकेट जनरेट करना पड़ते हैं, वो जनरेट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका लेन कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो एक्सटर्नल नेटवर्क में कैसे दे सकता हूं? मैं एक्सटर्नल नेटवर्क दे सकता हूं जब मैं इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट करूं। तो वाईफाई जब मैंने इसका ऑन किया तो आप इसमें देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ट्रिपल आईटी है और दूसरे भी कुछ ऑप्शंस है। ट्रिपल आईटी तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ट्रिपल आईटी के असेसमेंट से अगर मैं चलूंगा तो वापस से फिर इंटरनेट में ही आ जाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना मोबाइल फोन लेता हूँ, अपने मोबाइल फोन का वाईफाई ऑन करता हूँ, हॉटस्पॉट। तो मेरे मोबाइल को अगर मैंने हॉटस्पॉट बनाया तो क्या होगा, इसका जो मेरा सिस्टम है, इसका लेन कार्ड मेरे मोबाइल से कनेक्ट होगा और मेरा मोबाइल सेलुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो क्योंकि मेरा मोबाइल सेलुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ, कनेक्ट इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये कनेक्ट हो गया वहां पे। जब ये कनेक्ट हो गया है मेरा सेलुलर नेटवर्क के थ्रू, तो ये इंटरनेट पे तो आ गया है। आया कि नहीं आया इंटरनेट पे कैसे मालूम होगा? मैं इसका एक ब्राउजर चला के देख लेता हूँ। तो मैंने इसका ब्राउजर चलाया, इसके अंदर कोई एक एप्लीकेशन चल रहा है, सपोज जीमेल मैंने खोला, तो ये जीमेल खुल रहा है ना। तो जीमेल खुल गया, मतलब ये इंटरनेट तो चल रहा है, मतलब इंटरनेट सर्विसेज चालू हो गई इसके अंदर। इंटरनेट सर्विसेज चालू हो गई, लेकिन अगर मैं इसके अंदर पिंग करता हूँ इंट्रानेट के किसी सिस्टम को, तो ये पिंग होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा ये जो सिस्टम है अभी ये सेलुलर के थ्रू एक्सटर्नल नेटवर्क पे है। तो एक्सटर्नल नेटवर्क से जो ट्रैफिक ट्रिपल आईटी नेटवर्क में आएगा तो उसको तो ब्लॉक कर देगा हमारा जो सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है। तो ये पिंग नहीं कर सकता। मतलब इंटरनेट की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू मैं इंट्रानेट को अभी अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ, इंट्रानेट को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उसको मैं असेस नहीं कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट जो मेरा पुराना आईपी सिस्टम के अंदर था, जो मुझे इंटरनेट ने दिया था, वो आईपी भी अभी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये आईपी एक्टिवेटेड ही नहीं है। मेरा सिस्टम कैसे कनेक्टेड है? मेरा सिस्टम अभी मेरे मोबाइल से जियो के नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ट्रिपल आईटी में फिजिकली ये सिस्टम है, लेकिन अभी इसका ट्रिपल आईटी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये ट्रिपल आईटी की इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं कर पा रहा है। तो ट्रिपल आईटी के अगर नेटवर्क पे नहीं है तो इसका आईपी एड्रेस क्या है देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आईपी कॉन्फ़िग में चेक करता हूँ। तो इसके अंदर देखिए आईपी कॉन्फ़िग इसके अंदर आ रहा है 172.20.10.4। ये आईपी किसने दिया है? ये आईपी मुझे जियो के सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिला है। ओरिजिनली जो ट्रिपल आईटी ने मुझे आईपी दे रखा है वो क्या था, थोड़ी देर पहले हमने पिंग किया था। ये देखिए ट्रिपल आईटी ने जो मुझे आईपी दिया है वो आईपी क्या है, आईपी कॉन्फ़िग अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो इसके अंदर ये वाला आया था। तो आप देख सकते हैं 16.15.36 आईपी मेरे सिस्टम को ट्रिपल आईटी नेटवर्क ने दिया था। लेकिन जब मैं अपना सिस्टम जियो के थ्रू कनेक्ट किया हूँ डायरेक्टली सेलुलर नेटवर्क पे, तो मुझे जो आईपी सिस्टम ने दिया है जियो ने दिया है वो 172.20.10.4 है। ये जियो का आईपी मेरे सिस्टम पे है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वीपीएन को इनेबल करते हैं। तो वीपीएन को इनेबल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे एक वीपीएन क्लाइंट चाहिए। वीपीएन क्लाइंट मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा और
क्लाइंट क्या है, तो मैं बोलूँगा ओपन VPN क्लाइंट। सपोज मैंने ये सर्च किया तो ये ओपन VPN कनेक्ट क्लाइंट सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज ये आ गया। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड ओपन VPN कनेक्ट ये आ गया। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो ओपन VPN कनेक्ट है, ये वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद का आइकॉन बन जाता है। अब जब इस आइकॉन को मैं दबाऊंगा तो ये आइकॉन जो है आपको ये वाली स्क्रीन देगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है वाया URL कनेक्ट करना है या अपलोड फाइल कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करना है, ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर है वो डिफाइन करता है। तो ट्रिपल आईटी के अंदर हमने अपना एक खुद का VPN सर्वर बना रखा। तो ट्रिपल आईटी के VPN सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर जो है, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया तो उसने मुझे एक VPN की फाइल बना के दी, ये फाइल। तो ये वाली जो फाइल आपको दिख रही है यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं मैं, और इसकी प्रॉपर्टीज में आप देखिए इसमें ये लिखा है OVPN फाइल। तो ये जो OVPN फाइल है, जब अपलोड फाइल करेंगे तो ये देखिए ये OVPN फाइल मांग रहा है। ये फाइल कहाँ से आई मेरे पास, ट्रिपल आईटी का VPN का जो सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर है उससे मुझे ये मिली। वैसे ही किसी भी प्राइवेट VPN के सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप अकाउंट लेते हैं तो वो आपको एक इस तरह की एक OVPN फाइल दे सकता है, या सीधे URL दे देगा तो उसके थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है। तो इसके अंदर जब मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है, मैंने अपलोड किया, तो मैं इसको सीधे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए क्या मांगेगा, या पासवर्ड मांगेगा। तो हमारे ट्रिपल आईटी के अंदर हम लोग LDAP सर्वर के थ्रू ही इसको करते हैं। तो मैं अपना पासवर्ड डाला तो इसने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, तो VPN सर्वर LDAP सर्वर से मेरे क्रेडेंशियल मैप करके, और ये जो मेरे पास फाइल मुझे दी थी, उस फाइल से जो क्रेडेंशियल है उन क्रेडेंशियल्स को मैच करके मेरे लिए एक डेडिकेटेड VPN और विंडो ओपन कर देगा। और जब ये डेडिकेटेड VPN विंडो ओपन हो जाएगी, क्रेडेंशियल्स में वेरीफाई हो जाएंगे, रेक्टिफाई हो जाएंगे, तब मैं इसके अंदर ब्राउजिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। कौन सी ब्राउजिंग, इंटरनेट के थ्रू। मतलब मेरा जो ये जो डेस्कटॉप सिस्टम है, ये डेस्कटॉप सिस्टम मेरे मोबाइल, जियो के मोबाइल के द्वारा इंटरनेट पे गया। वो इंटरनेट के इस पे मैंने ये VPN सर्विस रन की, और ये जब VPN सर्विस मैंने रन की, उसके बाद बता दो रिकॉर्डिंग। तो VPN कनेक्ट हो गया है। जब VPN कनेक्ट हो गया है मेरा, तो आप यहाँ पे देखिए इसने पूरी कनेक्शन की स्टैटिस्टिक्स देना शुरू किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो कि आपको भी देखना चाहिए, इसने मुझे एक IP एड्रेस असाइन कर दिया है। कौन सा IP एड्रेस, 10.8.0.7। VPN सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे ये लॉगिन क्रेडेंशियल वेरीफाई करने के बाद एक डेडिकेटेड IP एड्रेस दे दिया। अब मेरे सिस्टम का IP जो होगा, जिसके थ्रू मेरा सिस्टम कम्युनिकेट करेगा, वो ये वाला IP होगा 10.8.0.7। वेरीफाई कर लेते हैं इसको एक बार। तो वेरीफाई करने का तरीका वही है, आप पिंग करिए इसको, या एक काम करते हैं IP कॉन्फ़िग करते हैं तो मालूम पड़ेगा IP क्या है। तो IP कॉन्फ़िग जब मैंने किया है इसके अंदर तो अब आप देखिए इसने मुझे बताया IPv4 एड्रेस जो मेरे पास है
10.8.0.7 10.8.0। तो मेरे पास वीपीएन क्लाइंट को जो आईपी एड्रेस मिला है वो ये वाला आईपी एड्रेस मेरे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिला है, और वायरलेस लेन का मेरा जो राउटर है उस वायरलेस लेन के राउटर का आईपी एड्रेस ये है। तो अब दो चीजें हो गई, वायरलेस लेन के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के थ्रू, जो क्लाइंट का वीपीएन क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस ये वाला है। ठीक है, अब इससे एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि वीपीएन कनेक्शन मिल गया है तो अब मैं अगर सिस्टम को पिंग करूंगा, ठीक है, तो मैं 209 को पिंग किया, या पिंगिंग चालू हो गया। इसका मतलब क्या है कि इंट्रानेट पे विद इन ट्रिपल आईटी नेटवर्क जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सभी सर्विसेज अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ 172.16.15.209। और अगर मैं 36 को करके देखता हूँ जो कि मेरे सिस्टम का इथरनेट वाला पासवर्ड था, तो ये क्या बता रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्यों टाइम आउट हो गई, क्योंकि ये वाला सिस्टम, ये वाला जो आईपी एड्रेस है वो अभी डीएक्टिवेटेड है, तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। क्यों डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि मैंने इथरनेट को डीएक्टिवेट खुद किया था। तो इस तरह से वीपीएन ने इंट्रानेट जैसा काम करना, इंट्रानेट पे जिस तरह से सिस्टम काम करता है वैसे तो शुरू कर दिया। एक बार मैं इसको देखता हूं कि इंटरनेट का अगर मैं पिंग करता हूं, जैसे कि जो वेल नोन डीएनएस आईपी है गूगल का, अगर मैं उसको पिंग करूं जो मैं उस दिन करने की कोशिश कर रहा था अपने इंट्रानेट से और हो नहीं रहा था, अब मैं इसको पिंग करूंगा तब आप देखिए क्या हो रहा है, ये सीधे मुझे पिंगिंग करके दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि अब ये वाला जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक मेरे नेटवर्क के थ्रू राउट नहीं हो रहा है, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू राउट नहीं हो रहा है, तो मैं अब गूगल को पिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ट्रेस करना चाहूँ, ट्रेस करूं अगर मैं इसको कि भाई किधर से ये जा रहा है, ट्रेस रूट अगर मैं करता हूँ गूगल के इसको, तो क्या बताएगा वो, ठीक है, ट्रेस आरटी करता हूँ तो देखिए इसने क्या किया, नहीं जा रहा है ना। तो जो मेरा वीपीएन का सर्वर है वो वीपीएन का सर्वर ये ट्रेस रूट लो नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रही है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये जो वीपीएन है वो वीपीएन हमको कौन कौन से प्रिविलेजेस दे रहा है और कौन कौन से इसके अंदर प्रिविलेजेस नहीं है, वो सेटिंग सर्वर अपने हिसाब से कर सकता है। तो जो भी वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर अ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग की जा सकती है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटोटाइप प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया जा सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर हमने यूडीपी को इनेबल किया है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल यूडीपी है। और इसकी जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कंटिन्यूसली आते जा रही है, क्योंकि मैं कम ट्रैफिक यूज कर रहा हूँ, पिंग कमांड वगैरह इनमें तो कुछ ज्यादा लगता नहीं है, तो ये कम ट्रैफिक है काफी। अगर मैं हेवी ट्रैफिक यहाँ पे दूंगा तो हेवी ट्रैफिक आने लगेगा। तो इस तरह से जो वीपीएन है उसकी अपनी यूटिलिटी है। अब वीपीएन को अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूं, कंफर्म कर देता हूं, तो वीपीएन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, वीपीएन डिस्कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वापस से इसको इथरनेट को इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, अपने आईफोन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं जो है अपने इथरनेट को वापस इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो इथरनेट को मैंने इनेबल कर दिया वापस से। तो अब क्या हुआ इसके अंदर कि वापस से जो ओरिजिनल सेट था उस सेट के ऊपर ये वापस आ गया है। वीपीएन बंद हो गया है, इसका बंद हो गया है, इसका इनेबल हो गया है। अब मैं इसको वापस से करने की कोशिश करता हूँ, पिंग करता हूँ 8.8.8.8 को, क्या होगा, नहीं जाएगा, है ना।
तो जब वीपीएन पे था, वीपीएन में वो सर्विस अलाउड थी तो वो चल रही थी, और वीपीएन से जैसे ही मैं बाहर गया तो वो सर्विस अब अलाउड नहीं। अब मेरा इथरनेट चल रहा है, इथरनेट पे अब मैं जब पिंग करूंगा, अपने अपने आप को पिंग करूंगा, तो ये पिंग अब चालू हो गया है ना। 128 टीटीएल के साथ चल रहा है, खुद को पिंग कर पा रहा है, क्योंकि अब ये वाला आईपी एड्रेस एक्टिव हो गया है। मैं दूसरे को पिंग करूंगा, ये वाला भी आईपी एड्रेस एक्टिव है, तो ये भी पिंग हो रहा है। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन पॉसिबल है सिस्टम के साथ, वो सब हमको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आज का वीपीएन पे और फायर वॉल पे जो हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी है, आप सब लोग उसका प्रैक्टिस करिए घर पे अच्छे से। कुछ कुछ फंक्शनलिटीज हमने बताई है, और काफी कुछ और भी फंक्शनलिटीज अवेलेबल है, तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहिए। टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है वाईफाई सिक्योरिटी। और वाईफाई सिक्योरिटी के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम एक सेटअप डाउनलोड करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या आवश्यकता होगी इस चीज़ को खुद करके देखने के लिए। बहुत आसान है। हम लोग अभी तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे। वाईफाई सिक्योरिटी के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे। और लिनक्स के अंदर भी आपको मालूम ही होगा कि लिनक्स के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कस्टमाइज्ड वे में अपने अपने तरीके से लोगों ने बनाए हैं, और बहुत सारे लिनक्स के वर्जन अवेलेबल है। स्पेसिफिकली सिक्योरिटी रिलेटेड डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए एक सॉफ्टवेयर काफ़ी लिनक्स का वर्जन काफ़ी यूज होता है, बनाया ही इसी के लिए गया है स्पेशली, जिसको कि काली नाम से जाना जाता है, KALI। हम भी इसी का उपयोग करेंगे। तो या तो आपके पास एक पूरी मशीन आप लिनक्स का कर लें, कंप्यूटर का पूरा लिनक्स को बना लें, और उस पर अलग अलग टूल डाउनलोड कर लें जिनका हम डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिखाएंगे। या फिर ये काली सॉफ्टवेयर को आप काली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आप डाउनलोड करके और एक बूटेबल यूएसबी बना लेंगे। तो सेम सिस्टम पे या किसी भी विंडोज वाला सिस्टम हो या कोई भी ऐसा सिस्टम हो, उसमें सीधे यूएसबी वाली ये बूटेबल पेन ड्राइव से आपका डिमॉन्स्ट्रेशन आप ठीक से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, चला पाएंगे। तो हम इसी को डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि एक बूटेबल काली ओएस पेन ड्राइव कैसे बनाई जाए। आज हम पहले इस चीज को समझेंगे। तो प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है, किस तरह की स्क्रीन आएगी वो यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले आपको जो करना है, हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते चलते हैं। आप ब्राउजर खोल लीजिए, और इस ब्राउजर में आप kali.org पे जाइए। kali.org पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इससे बहुत सारे ऑप्शंस वो पूछेगा कि आपको क्या करना है ना। तो हमको जो है इसके अंदर जैसा मैंने बताया अभी आपको कि हमको यूएसबी बेस्ड एक बनाना है। यूएसबी बेस्ड जो रहेगा उसको उसको हम बनाएंगे, ठीक है। या बेटर ये भी होगा कि हम लोग सीधे इसमें से जाके जब हम डाउनलोड्स को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड को क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शंस पूछेगा। तो मुझे कौन सा बनाना है इसके अंदर, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, वो ये लाइव बूट वाला बनाना है। इससे क्या फायदा होगा हमें
कि हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बार बार फॉर्मेट करना फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रखना है, इसकी जरूरत नहीं। हम काली ओएस को इस यूएसबी के थ्रू सीधे उपयोग करेंगे। तो लाइव बूट जो यहाँ पे दिखा है इसको क्लिक करिए। लाइव बूट को क्लिक करने के बाद ये बताएगा कि कौन सा आपको करना है। तो हम ये काली 64 2024.2 इसको हम डाउनलोड का बटन दबाएंगे तो इसका ये डाउनलोड स्टार्ट होगा। तो समवेयर आप इसको कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो ये यहाँ पे दिख रहा है काली लिनक्स 2024। आप इसको सेव करेंगे, इसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिला। और हमको खाली ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, हमें इसको बूटेबल भी बनाना है ताकि हमको ऑपरेशन में आसानी हो। तो उसके लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर चाहिएगा, तो इसको हम refresh.e बोलते हैं। तो आप इसको टाइप करिए डॉट, तो देखेंगे आप यहाँ पे आपको ये पूरा एक मिला है। यहाँ से ये फ्री डाउनलोड है और इस फ्री डाउनलोड से आप विंडोज 64 स्टैंडर्ड के लिए हम कर ले तो ये एक exe फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रफस 4.5.exe इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको डाउनलोड करने के लिए करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इट्स तो हमको नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको सीधे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोडेड है तो फिर मैं वापस से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको डाउनलोड करिए। ये दोनों जब आपके सिस्टम पे हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक पेन ड्राइव लगाना है। उसके पहले आपको रफस को रन करना है। तो मैं इसके अंदर मैंने जहाँ पे डाउनलोड कर रखा है वहाँ पे जाके और इसको मैं रन करता हूँ। तो ये 4.5 का सेटअप है, इस सेटअप को मैं रन करता हूँ। जब मैं रन करता हूँ इसको, तो ये मुझसे ये ऑप्शंस सब पूछता है कि करना क्या क्या है इसमें। तो ये बता रहा है कि मल्टीपल पार्टीशन जी टाइप है जो उसको बनाना है। नहीं, मैं अपनी पेन ड्राइव खुद इंसर्ट करने वाला हूँ और उस पेन ड्राइव से करना है मुझे। तो ये वाला मैंने इसके अंदर एक लगाया, ये पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट की, पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट की। तो इस पेन ड्राइव में मेरे दो पार्टीशन बने हुए हैं, एक एफ पार्टीशन है, एक जी पार्टीशन है, जो इसमें देख भी सकते हैं। जानबूझ के मैंने दो पार्टीशन बनाया है इसके अंदर, एक एफ पार्टीशन है, एक जी पार्टीशन। सेम पेन ड्राइव है, ये करीबन 13 GB का, ये करीबन 16 GB का। तो ये दो पार्टीशन इसलिए बनाया है कि एक पार्टीशन में मैं अपना ओएस इंस्टॉल कर लूंगा और दूसरे पार्टीशन में ये चलता रहेगा। तो ये डिवाइस में बनाना है। बूट सिलेक्शन क्या करना है इसके अंदर, तो बूट सिलेक्शन हमको इसके अंदर करना है। वॉल्यूम लेवल इस पे रखना है पार्ट 1 पे। ये फाइल सिस्टम तो फैक्टरल रहेगा। और इसके अंदर हमारा जो है इसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको काली ओएस करना है। तो बाय डिफॉल्ट वो वहाँ पे जो है वो ले रहा था। अब मुझे काली ओएस करना है तो मैंने काली ओएस यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ये जो है बूटेबल बनाना है इसको। तो ये मैंने ये वाला ऑप्शन इसके अंदर चूज करा और इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, तो जैसा इस प्रेजेंटेशन में मैंने बताया है, जब मैं स्टार्ट बटन दबा दूंगा तो ये जो एप्लीकेशन है ये एक लगभग 30 मिनट का समय लेगी और आपका ये ओएस का बना देगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये पेन ड्राइव लगी हुई है, तो जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप सिस्टम को जब रीस्टार्ट करेंगे विद द पेन ड्राइव अटैच्ड, पेन ड्राइव अटैच रहेगी, तो शुरू में आप जैसे ही कंप्यूटर की पहली स्क्रीन आती है, वहां पे आपको F12 का बटन दबाना है।
जब आप F12 का बटन दबाएंगे तो आपको ये वाला मेनू दिखेगा कि आपको बूटिंग कैसे करनी है। यहाँ बूटिंग आप अपना जो भी आपका SanDisk जैसे इसमें आ रहा है आएगा, मैंने जब किया था इसको तो ये स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है यहाँ पे। तो ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा, मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, SanDisk पार्टीशन 1 क्यों चूज किया, क्योंकि मेरा OS वहाँ पे मैंने किया था इंस्टॉल। जब इसको मैं दबाऊंगा तो ये अपने काली से बूट करेगा और मेरे पास ये ऑप्शन आएंगे। तो ये नीचे वाली स्क्रीन आपको दिखेगी, वो नीचे वाली स्क्रीन के अंदर ये मल्टीपल ऑप्शन है कि आप जितना भी काम करते हैं इसके अंदर उसको आप इसी पेन ड्राइव में स्टोर करके रखना चाहते हैं क्या भविष्य में यूज करने के लिए, या नहीं करना चाहते। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि हमारी एक्सपेरिमेंट में तो इसको जो है हम लोग लाइव वाला यूज़ कर लें, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग करेंगे। अदरवाइज अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं और आपके पास बड़ी पेन ड्राइव है तो आप नीचे वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर वो फ्यूचर में रन करने में दिक्कत भी आ सकती है कि आपके पास रैम कितनी बचेगी। तो डिमोन्स्ट्रेशन के लिए कम से कम शुरू में तो आपके लिए यही रिकमेंड करेंगे कि आप विदाउट सेविंग वाला ऑप्शन लें। और जब आप इसको चूज करेंगे तो जैसे आपका विंडोज पूरा बूट होने के बाद एक GUI वाला डेस्कटॉप आपको देता है, वैसे ही ये वाला आपको डेस्कटॉप एक दिखाई देगा, काली डेस्कटॉप। इतना करने के बाद आपका सिस्टम रेडी हो गया है डिमोन्स्ट्रेशन के लिए। वाईफाई सिक्योरिटी का डिमोन्स्ट्रेशन अब हम इस सिस्टम पे करेंगे। और ये पूरा जो स्क्रीनिंग वाला सिस्टम है इसका मैं एक और वीडियो बना के इसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो आपको एकदम से समझ में आएगी चीजें ये कैसे होगा। तो मैंने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया है और आप देखेंगे जब ये रिस्टार्ट होने के लिए तो ये देखो स्टार्ट हो रहा है। मैं इसके अंदर अब F12 बटन दबाया मैंने। F12 जब बटन दबाया तो इसने ये मुझसे पूछा कि कौन सी डिस्क से मुझे बूट करना है। तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, नीचे लाया, ओके किया। ओके किया तो इसने ये वाला बताया कि इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस बता रहे हैं, लाइव सिस्टम AMD 64, लाइव सिस्टम दिस, ठीक है। और ये नीचे आप देख रहे हैं लाइव सिस्टम विथ USB परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस वाला मोड अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं जो काम इसमें करूंगा वो स्टोर होता रहेगा। तो मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं केवल लाइव वाला ये फर्स्ट ऑप्शन जो है केवल फर्स्ट ऑप्शन पे इंटर कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने जब इंटर करा तो अब इसके अंदर काली सिस्टम बूट होना स्टार्ट हुआ। जब काली सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक लिनक्स सिस्टम है, जब वो बूट होता है तो बूट होने के बाद ये मुझे एक पूरा GUI जैसा डेस्कटॉप विंडोज का होता है बिल्कुल वैसा ही एक डेस्कटॉप दे देता है। और जिस तरह से अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे विंडोज में काम कर रहे थे उसी तरह से कमांड प्रॉम्प्ट पे हम इस लिनक्स सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं। उसी तरह से कमांड प्रॉम्प्ट पे हम या सीधे GUI के द्वारा भी हम लोग डिफरेंट डिमोन्स्ट्रेशंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके अंदर जो एक फायरफॉक्स ब्राउजर है वो इनबिल्ट रहता है, मतलब साथ में आता है। और बहुत सारे टूल्स इसके अंदर, ये सब देखिए आप, बहुत सारे टूल्स इसके अंदर आपको ये साथ में दिखेंगे। जो जो टूल्स की हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो लगभग सभी टूल्स इसके अंदर इनबिल्ट है। आप देखिए ये सब दिखा रखा है उसके अंदर। वायरलेस अटैक का हम करेंगे, ये डेटाबेस वाला है, इतने बहुत सारे हैं। तो इनमें से कुछ पोर्शंस जो हैं हम यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने ये पूरा इंस्टॉल कर लिया तो फिर आपको ये करने में सभी चीज़ों को धीरे धीरे एक एक करके समझने में करने में बहुत आसानी होगी। और जैसा हमारा वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट था वैसे ही यहाँ पे ये टर्मिनल है। इस टर्मिनल को जब मैंने क्लिक किया, आप देखिए जैसे वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुला था और हम लोग कमांड में टाइप कर करके और लिखते जा रहे थे, वैसा ही हम यहाँ पे ये टर्मिनल का पोर्ट हमने खोला है और इसके अंदर हम जो चाहें वो कमांड लिख सकते हैं और वो कमांड चल सकती है। वो कमांड सब जो होगी, कौन सी कमांड होगी,
अपना लिनक्स बेस्ड कमांड होगी। जैसे मैं कमांड अभी आपको लिख रहा हूँ if config जब मैंने इसमें लिखा तो आप देखिए इसने मुझे पूरा डिटेल दिया। जैसे मैं उसके अंदर IP config लिख रहा था विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पे, वैसे ही लिनक्स में आके इक्विवेलेंट कमांड जो if config आया। तो if config जब मैंने लिखा तो इसने मुझे पूरा वो बताया जो कि सुबह से हम लोग बार बार देख रहे थे इसके अंदर कि इसका IP एड्रेस क्या है। इसका IP एड्रेस है 172.16.15.36। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जब हम बूट कर रहे हैं, बूट करने के बाद जो हार्डवेयर्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा, क्योंकि उसका हार्डवेयर सेम है, हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर सेम है। तो IP एड्रेस इसके अंदर सेम दिखाई दे रहा है। और आगे का डेमोन्स्ट्रेशन अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं।